गाइज वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहिल निधान जो कि एक सक्सेसफुल ईएनटी स्पेशलिस्ट है। तो आज हम सर से जानेंगे उनके इस पेशे के बारे में, साथ ही कोविड के बाद मेडिकल फील्ड में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी हम सर से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर एक जिम्मेदारी भरा पेशा है, तो आपने इसी फील्ड में आने का क्यों सोचा? मतलब फैमिली का ये कहना था कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए या ये आपका ही सोचना था कि मुझे डॉक्टर बनना है? वैसे तो ये मेरा अपना ही सोचना था जी। लेकिन फैमिली का रोल ऑफ कोर्स इस सेंस में था कि मेरे दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों डॉक्टर्स थे। तो बचपन से ही वो शुरू में तो वो गवर्नमेंट जॉब में जहाँ होते थे कैंपस में ही हम लोग घर में रहते थे। पेशेंट्स आते थे, ठीक होकर के जाते थे। मैं उन्हें तब भी देखता था जब वो पीड़ा में आते थे, समस्या के साथ आते थे, ठीक होकर के जाते थे। और फिर बाद में जब वो बहुत अच्छे नतीजे आने के बाद वापस आकर के मिठाइयाँ लाते थे, आके पैर छूते थे, तो मुझे बहुत बचपन से ही समझ में आ गया था कि डॉक्टर क्या होता है। तो शायद मैंने और कोई कैरियर में कुछ और बनना सोचा ही नहीं कि मैं कुछ और बनूंगा। मेरा झुकाव अपने आप ही हो गया। अब इसे आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स ने मुझे बताया, या आप कह सकते हैं मेरी अपनी सोच थी। आपकी एजुकेशन क्या रही है? आपने किस चीज़ में स्पेशलिटी की है और एजुकेशन में आपका स्पेशल अचीवमेंट क्या है? जिस समय पर मैंने एमबीबीएस किया उस समय तो एमबीबीएस में घुसना ही सबसे बड़ा स्पेशल अचीवमेंट होता था। वो ही लगता था। बचपन से पेरेंट्स आपको मोटिवेशन, प्रोत्साहन के लिए बोला करते थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको हम ये करेंगे, ये दिलाएंगे। इस तरह की चीज़ें बचपन से कही जाती हैं। मैंने अपना स्कूल एजुकेशन तो इंदौर में ही किया। इंदौर पब्लिक स्कूल की शुरुआत की पहली या दूसरी बैच से ही मैं होता था। तब के सारे साथियों के बीच अभी मेरी बैच से शायद हम 2 या 3 ही लोग हैं जो डॉक्टर्स बने थे। उसके बाद फिर पहले ही प्रयास में 12th के ठीक बाद मेरा सिलेक्शन पीएमटी में हो गया था। उस समय सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस थे एमपी में और शायद 700 सीट्स थी कुल मिला के, लगभग 700। तो लाखों बच्चे बैठते थे। 700 बच्चों में पहली बार में सिलेक्शन होना आसान बात नहीं थी। और वो सिलेक्शन होने के बाद फिर एमबीबीएस में मैं आया उसी साल जिस साल मेरा 12th हुआ। 12th के बाद सीधे एमबीबीएस ख़त्म करने के बाद एमएस मैंने किया। एमएस करते समय मैंने तो खैर कान नाक गले में मेरा स्पेशलिटी रहा। मुझे मूलतः किसी भी सर्जिकल ब्रांच में जाना था। बचपन से मेरी सोच थी कि भाई एक डॉक्टर, वो जो मतलब मैं सर्जरी को बहुत रिलेट करता था डॉक्टरी से। मेरे लिए कभी भी एक्सरे देखना यानी कि रेडियोलॉजिस्ट होना या पैथोलॉजिस्ट होना या और फिजिशियन कुछ होना, वो मेरा मन में नहीं आता था जब मैं एक डॉक्टर को इमेजिन करता था बचपन से। तो जब मैं गया अपनी काउंसलिंग के लिए, पहले ही प्रयास में मेरा पीजी में भी सिलेक्शन हुआ। तो मैं काउंसलिंग के लिए जब गया तो मुझे इंदौर में जो सीट एक मिल रही थी सर्जरी की, वो ईएनटी की थी और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। बचपन में खुद मेरा कान का ऑपरेशन भी हुआ था, तो मुझे बड़ा चार्म था कि अरे वाह, यही सब्जेक्ट मिला जिससे मैं सबसे ज़्यादा परिचित हूँ, जिसके डॉक्टर्स को मैंने बचपन से काफ़ी दिखाया था। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप एक ईएनटी सर्जन हैं, तो बेसिकली ईएनटी स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है? आप लोग किस चीज़ का इलाज करते हैं? देखिए, कान नाक गले के सर्जन्स, हालांकि एमएस की डिग्री होती है, लेकिन हम लोगों को फिजिशियन के तौर पे दवा गोलियां लिखने के लिए भी बहुत मौके मिलते हैं। हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द से लेकर के तो साइनस की बीमारियां, कान बहने की बीमारियां, और आजकल तो इसका स्कोप इतना ज़्यादा है। फॉरेन बॉडी जिसे हम कहेंगे, कोई बाहरी वस्तु नाक में या कान में अक्सर बच्चे फंसा लेते हैं जिसको हम निकालते हैं। उसके अलावा ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग में सिक्का निकाल लेते हैं छोटे बच्चे, वो निकालना हम लोगों का काम होता है। सांस की नली में कई बार काफ़ी कुछ चला जाता है, जैसे कि कोई चने का दाना, छोटे बच्चों को माँ कई बार या घर का कोई व्यक्ति प्यार से कुछ खिला रहा होता है और बच्चा बहुत ही छोटा है, 7-8 महीने 9 महीने का, उसको निगलने का पूरा अभी उसका पाथवे जो होता है न्यूरल एंड मस्कुलर, वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। तो वो खाने की नली की बजाय वो चीज़ सांस की नली में जा करके और जान को संकट में, प्राण को संकट में डाल देती है। उसको निकालना भी ईएनटी सर्जन का काम होता है। इसके अलावा आजकल दूरबीन के ऑपरेशंस बहुत होने लगे हैं, साइनसेस के, और
लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो खर्राटों का इलाज आजकल ईएनटी वाले सर्जन सर्जरी करके कर रहे हैं। स्लीप एपनिया और स्नोरिंग आजकल हमारी फील्ड का लेटेस्ट एमर्जिंग ट्रेंड है। इसके साथ साथ एडिशनली हेड एंड नेक के कैंसर्स में भी ईएनटी सर्जन्स काम करते हैं, और हेड की फेस की कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसे आप प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, तो नाक की हड्डी टेढ़ी होना, बाहरी नाक की बनावट में कुछ तोते जैसी नाक होना या खड़ी नाक होना, इन सब चीज, नाक का ज़्यादा पतला छोटा या मोटा होना, उसको पतला करना, ये सब कॉस्मेटिक सर्जरीज भी ईएनटी सर्जन्स करते हैं। तो स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा। जी। ओके, आपने अब तक कहाँ वर्क किया है, और इतने सालों के वर्क एक्सपीरियंस में मतलब आपको पूरा सफ़र कैसा रहा? आपने स्टडी स्टार्ट की अपनी, उसके बाद आप आज इस मुकाम पर हैं, तो वो पूरा सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो अगर शहरों की बात करें तो इंदौर से शुरू हुआ, और इंदौर में ही आके कह सकते हैं कि अब ख़त्म होना चाहिए, यहीं चल रहा है। जी। मैं इसी शहर का हूँ, 7-8 पीढ़ी का, तो मुझे पता है मैं यहीं का था। सारी एजुकेशन मेरी इंदौर की है। सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस के लिए मैं इंदौर से बाहर गया हूँ तो बॉम्बे के हॉस्पिटल्स में जाकर के मैंने काम किया, सर्जरीज जो एडवांस्ड होती थी वो सीखी। इंदौर में एमबीबीएस की सीट उस समय मिलना, इतने कॉलेजेस में से भी इंदौर ही मिलना, इंदौर शहर की थोड़ी सी डिमांड हाई होती थी, सिलेक्शन भी ज़्यादा होते थे बच्चों के, प्लस कई बच्चे जो दूसरे शहरों के होते थे, जिनके अपने शहरों में मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते थे, वो अपने नज़दीक के कॉलेज की तुलना में इंदौर को प्रिफर करते थे। उन्होंने यहाँ का नाम सुना हुआ था, वो यहाँ से चार्म थे। पीजी में भी यही स्थिति थी। तो इंदौर से एजुकेशन कर पाना उतना आसान नहीं था मेरी फील्ड में, एमबीबीएस और एमएस में। और इसके बाद बॉम्बे जा करके समझ लीजिए कि हम एक नदी से समुद्र की तरफ गए। वहाँ पर तो और भी ज़्यादा ये अनुभव रोचक होते चले गए। सफ़र में कई कह लीजिए कि रोचक, रोमांचक, हृदय विदारक सब तरह के प्रकरण देखने को मिले, लेकिन कुल मिला के इन सब ने इतना सिखाया कि एक बेहतर इंसान बनने में भी मेरी भूमिका इस पेशे ने निभाई है। जी, एज अ सर्जन आपने कई सारी सर्जरी हैंडल्स की होंगी, तो कोई ऐसी सर्जरी या केस जो बहुत क्रिटिकल रहा हो और भी से कि वो बहुत स्पेशल था आपके लिए? मीन्स किसी से हमको बहुत अटैचमेंट भी हो जाता है पेशेंट से कि यार उसका मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, इस टाइप का कुछ? वेल देखिए, इस तरह की खुशी तो लगभग जब आप किसी मरीज को ठीक करते हैं हर वक्त होती है। करियर की शुरुआत में हर पेशेंट पर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते थे। अभी भी अपने हर मरीज को, लगभग सारे सर्जन्स विशेष तौर पे सालों बाद भी मिलते हैं तो पहचान जाते हैं तुम्हारा ऑपरेशन किया था। आप लोगों का भी शायद व्यक्तिगत अनुभव होगा ऐसा। तो ऐसे हम अपने ज़्यादातर मरीज जो हम पर अपने प्राणों का भरोसा कर रहा है, हमारे पास आ रहा है, और उसको भी पता है कि सर्जरी के दौरान कई तरह के दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस या कोई उसकी छुपी हुई बीमारी जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसपे डॉक्टरी का या और किसी चीज़ का कोई रोल नहीं है। ऐसी भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो मरीज ये सब जान करके अपने प्राणों के साथ हम पर भरोसा करता है, वो हमें स्पेशल समझता है, वो हमें स्पेशल बनाता है, और हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, हम उसका कह लीजिए कि रिटर्न देते हैं। हम भी उन्हें उतना ही स्पेशल ट्रीट करते हैं। चैलेंजिंग केसेस आते रहे हैं, कुछ एक पेशेंट्स ऐसे ज़रूर रहे हैं जिनकी हमने कई सालों तक सेवा की, क्योंकि उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि जिसमें जो इलाज संभव था वो हो चुका था, अब और आगे इलाज संभव नहीं था। और ऐसे मरीजों ने भी हमारे साथ कह लीजिए कि एक संबंध भी बनाया, हमें बहुत कुछ सिखा के गए। हम हर एक को बचा भी नहीं पाए, लेकिन ये है कि जाते जाते हम उनके चेहरे पर मुस्कान, एक संतुष्टि दे पाए, इस पर ही हमें संतुष्ट हो जाना पड़ा। ये बहुत बड़ा उपलब्धि रही है इस पेशे में रहने की। जी, एक बेहतरीन डॉक्टर बनने के लिए किसी भी पर्सन को किन स्टेप्स को पार करना पड़ता है? मीन्स वो किस तरह से डॉक्टर बनने का पूरा प्रोसेस पार करते हैं? इसके दो पहलू मैं कहना चाहूँगा। एक तो है एक अच्छा स्टूडेंट होना, पढ़ने में तेज़ होना। हिंदुस्तान, हमारे इंडिया जैसे देश में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करके सिलेक्शन होना किसी भी फील्ड में आसान नहीं है। उसके बाद हो जाए तो भी एमबीबीएस कोई आसान नहीं है। हमें जब हम पीएमटी देते थे लगता था कि इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत जीवन की सबसे कठिन एग्जाम होगी। और एमबीबीएस में आने के बाद लगभग सभी का यही विचार होता था बाद में कि भाई पीएमटी तो इसके सामने कुछ नहीं थी जितनी मेहनत हमने बाद में की है। तो एक मेहनती समर्पित छात्र होना, टीचर्स के बातों को सुनना, याद रखना, कोई और नहीं बोल रहा है तब भी पढ़ना,
जब आपके सारे मोहल्ले कॉलोनी के बच्चे बाहर खेल रहे हैं, या आज के ज़माने की बात करें तो वो पबजी पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, तब आपका अपने स्टडी के लिए समय, अपने पढ़ाई के लिए समय निकालना, वो सिंसियरिटी जिसमें होगी वो ही बन पाता है। इसके बाद दूसरा पहलू हो गया, ये तो हो गया अच्छा छात्र होने का पहलू। दूसरा होता है एक अच्छे इंसान होने का पहलू। जी। हमारे फील्ड में एक कई सीनियर लोगों की राय होती है कि भाई आज के ज़माने में स्पेशलाइजेशन है, हमें इतना कुछ सिखा दिया जाता है अपनी अपनी फील्ड में कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जिसे हम कहेंगे, कि अपने जो कह लीजिए कि प्रोफेशनल हमारा काबिलियत है, वो हमको बहुत अच्छे लेवल पर अपनी डिग्री के साथ मिल जाती है। इसके आगे सिर्फ आप कितने समर्पित हैं, मरीजों को कितना वज़न देते हैं, उनकी बात कितना समझते हैं। मेरे पास कई मरीज शुरू में आए तो मुझे हैरानी हुई कि वो बहुत सीनियर डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, या उनको दिखाने का उनके पास चॉइस था, लेकिन वो फिर भी मेरे पास आए। तो मैं हैरान होता था कि भाई मैं तो अभी यंग हूँ, मेरे पास ये इतने सीनियर व्यक्ति को छोड़ के क्यों आते हैं। तो पता चलता था कि भाई उन्हें अक्सर शिकायत व्यक्ति की काबिलियत से ज़्यादा उसके व्यवहार से होती थी। समय देकर के आधा आधा एक घंटे तक क्लिनिक पे ही ना आना, या ऐसी कई बातें कुछ लोगों में। आप जितने भी डॉक्टर्स का नाम सुनते हैं, लगभग वो अपने मुकाम पर अगर सफल हैं तो उनमें ये सारी दोनों खूबियां, अच्छे इंसान होने के साथ अच्छे छात्र होना, तो होती ही हैं। तीसरा, इसी के आगे मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारी पढ़ाई मरते दम तक खत्म नहीं होती है। तो कोई भी डॉक्टर अच्छा बनने के बाद भी आपकी डिग्री हो गई, अब आप क्लिनिक में बैठ गए, फिर भी हर एक मरीज से आप अपना व्यक्तिगत अनुभव को मांझते जाते हैं, और ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं की जाना चाहिए एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा। कोविड में सबसे ज़्यादा अगर काम रहा है तो मेडिकल फील्ड में रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने, पूरा जितना मेडिकल स्टाफ है, सबने बहुत काम किया है। तो इस टाइम को आपने कैसे कवर किया जब सब लोग कोविड से परेशान थे, और कैसा बीता ये समय आपका पूरा? देखिए, समय तो इस काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस हम बोल सकते हैं, लेकिन सबसे पहला विचार हम में से ज़्यादातर डॉक्टर्स का यही था कि बीमारी जो भी है, पर हम वो सैनिक नहीं है जो जीवन भर तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन जब युद्ध का समय आ जाए तो छुट्टी लेके बैठ जाए। हम डॉक्टर बने थे, उन मरीजों को देखने में हमें भी इन्फेक्शन हो सकता था, ये विचार हमें पता था। लेकिन मेरा व्यक्तिगत और मेरे ज़्यादातर मित्रों का, हम सब डॉक्टर्स का, मैं शायद आई डेयर से मैं सारे डॉक्टर्स की तरफ से बोल सकता हूँ, सबका यही विचार था कि अगर आपको इस दिन से डर था कि मरीजों से कोई बीमारी लग के मेरी जान जा सकती है, तो फिर आपको इस पेशे में आना ही नहीं चाहिए था। पैसा कमाने के, नाम इज्जत कमाने के और बहुत से तरीके हैं। फिल्मों में जाइए आप, बॉम्बे जाइए, यहाँ आ रहे हैं तो लोगों के को आपको प्रायोरिटी देना है अपने से ज़्यादा। तो कोविड के समय में पहले दिन से तय था कि हमें जो भी हमारी भूमिका दी जाएगी वो करेंगे। मैं जिस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, अमलतास में, देवास में, वहाँ पर जब हम हमारे इंस्टीट्यूट को कोविड के लिए ईयर मार्क किया गया प्रशासन के द्वारा, और देवास जिले के और बाद में तो उज्जैन जिले के भी कोविड के सारे पेशेंट्स वहाँ रखे गए। तो शुरुआत में 2-3 महीने कोविड वार्ड के पेशेंट्स को मुझे जाकर के देखना होता था। मेरा प्राइमरी काम तो नहीं था, ये काम तो हमारे जो मेडिसिन और चेस्ट फिजिशियन वाले साथी थे वो और जूनियर डॉक्टर्स करते थे। लेकिन कुछ प्रशासकीय प्रबंधकीय दृष्टि से वहाँ जाकर के मुझे कुछ राउंड्स लेना होते थे। तो जाकर के पीपीई किट पहनना, थोड़ी देर के लिए राउंड लेना। मेरे अपने जो मित्र, मेरा तो एज अ सीनियर पोजीशन पर अब मैं आ गया था, तो उतना ज़्यादा कह लीजिए कि मुझे उन मरीजों में भागदौड़ नहीं करना होती थी। लेकिन मेरे जो नीचे के स्टाफ के लोग थे, उनमें से कई लोग किसी जेन्युइन वजह से, किसी को कोई बीमारी थी, किसी के पहले से ही फेफड़े खराब थे, तो वो कई लोग छुट्टी पर भी थे। और हम खुद भी नहीं चाहते थे कि जिस व्यक्ति को हम बाद में अच्छे वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी उसकी जान बेवजह खतरे में डालें। तो कम स्टाफ के साथ भी लोगों ने ज़्यादा समय काम करके भी, मेहनत करके भी ये जिम्मेदारी उठाई, कोविड के लिए मरीजों की देखभाल की। जिस पीपीई किट को पहन के एक व्यक्ति 15 मिनट 10 मिनट में ही उसे अनईजी लगेगा, भरी गर्मी में पसीने में हो जाएगा, मोबाइल उठा नहीं सकता, उस किट को पहन के हमारे साथी 6-6 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करते रहे हैं। जब वो ग्लव्स उतारते थे तो हाथ उनके बिल्कुल झुर्रियों वाले हो जाते थे, ये पूरा हिस्सा सफ़ेद हो जाता था पसीने में रह के। पानी, जैसे पानी में बहुत देर भीगा रहने पे होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति पीछे हटा, और मुझे
अब मैं कह सकता हूं कि मुझे अपने पेशे पर और उसमें बैठे हुए लोगों पर, चाहे वो सबसे नीचे के तबके में काम करने वाला व्यक्ति हो चाहे सबसे सीनियर डॉक्टर हो, आई कैन से आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। हम सब लोगों ने इस जिम्मेदारी के वक्त पर जो काम किया आप लोगों के सामने है, आप लोग समझते हैं, इसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। कोविड एक ऐसी चीज है जिसने सबको डरा दिया, मतलब लोग इतने टाइम तक अपने घरों में बंद रहे, फिर धीरे धीरे अब निकलना चालू हुआ है और हम वैक्सीनेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बट इन सब के बाद भी अभी भी लोगों में डर है कि कोरोना है या हो सकता है, नया स्ट्रेन आने के बाद भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुद को रखें ताकि वो इस बीमारी से बच सकें? देखिए, ये पहली बीमारी नहीं है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, और यकीनन ये आखिरी भी नहीं होगी, इसके बाद भी समस्याएं आएंगी। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्रेज है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अभी तक हमारे देश ने, देशवासियों ने बहुत जिम्मेदारी से, उत्साह से और कह लीजिए कि एक मैच्योर तरीके से इस पूरे स्थिति में अपनी अपनी भूमिका हर आदमी ने हैंडल की, चाहे जो मेडिकल फील्ड से हो या नहीं हो। हर व्यक्ति ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि एक आम नागरिक होने की जिम्मेदारी भी निभाई है। ये सही है कि वैक्सीन आने का और अब ऐसा माहौल बन गया है कि सब मार्केट्स खुल चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब चीज़ें अभी वैक्सीन आते से ही पहले दिन सबको नहीं लग जाएगी। 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक लग सकता है इसके नतीजों को पूरे सोसाइटी पे देखने में। अभी भी हमारे केसेस में, हम इंदौर शहर की तीसरी पीक अभी आके गई थी, और पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि 107 केस तक आ गए थे, और फिर वो 2 दिनों से 150 और फिर आज 200 हैं। यानी हो सकता है कि हम अब चौथी पीक की तरफ वापस बढ़ रहे हों। तो अब ये चौथी पीक ना आए, 5वीं पीक ना आए, अभी तो हमें कुछ महीनों तक, या हो सकता है कि पूरा 2021 पूरा वही प्रिकॉशंस लेना पड़े। फर्क इस बार ये होगा कि इस बार हमें किसी तरह का डर नहीं होगा। अब हम अपने शत्रु को, अपनी इस बीमारी को बेहतर समझ चुके हैं। हम शुरू में जब इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो नए नए प्रोटोकॉल्स आते थे। अब हमारे सारे जो डॉक्टर, चेस्ट फिजिशियन भाई लोग हैं, वो सब बेहतर समझते हैं कि इस बीमारी में क्या क्या होता है, कब कब क्या क्या दवाई देना है, कब कब कौन से लक्षण रखना है। तो पहले जहां लोगों को 15-15, 20-20 दिन हम भर्ती रख रहे थे, अब हम 3-4 दिन में भी छुट्टी कर दे रहे हैं लोगों की, जब जहां उचित लग रहा है, क्योंकि अब हमें पता है इस डिजीज का, इस बीमारी का नेचुरल प्रोग्रेशन क्या है, ये किस तरह बढ़ रही है। तो आप लोगों ने अभी तक जो सहयोग किया उसे जारी रखते रहें। बाकी अभी तक हम लोगों ने इस लड़ाई में बहुत अच्छे से विजय ही प्राप्त की है, और मैं समझता हूं कि लोग बस ये ध्यान रखें कि अभी शत्रु मरा नहीं है। शायद श्रीमद् भागवत में, गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है कि शत्रु यदि जीवित है, अधमरा भी छोड़ दिया गया तो आपकी विजय पूरी नहीं है। तो अभी हमारी विजय पूरी नहीं हुई है। कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था, तो इस टाइम में आपने अपना प्रोफेशनल जो काम है उसको और अपनी फैमिली को कैसे मेंटेन किया? दोनों इसमें हमारे अपनी भूमिका से ज़्यादा हमारी फैमिली की भूमिका रही है, सब लोगों की। जब मैं देखता हूँ, पेपर में एक फ़ोटो था, एक सिपाही घर के बाहर खटिया पे खाना खा रहा है, उसकी बेटी दरवाजे से अंदर से थोड़ा दूर से उसे देख रही है, वो भी पलट के देख रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि इसमें पिता ने तो इतनी उम्र हो गई है, वो समझ सकता है कि मेरा प्यार जताने के लिए बच्ची को गोद में उठाना ज़रूरी नहीं है, बाद में उठा लेंगे। बच्चे, घर के लोग, बूढ़े माता पिता, पत्नियां या पति, वो अक्सर ये नहीं समझते, लेकिन हम सबको हमारे घर के लोगों से अच्छा सहयोग मिला, और उनके सहयोग से ही ये संभव हो पाया कि हम काम करके आते थे तो हमें जिस तरह से, जैसे भी घर में अपने कपड़े चेंज करके तुरंत नहाना है, जो भी करना है, हर तरह का सहयोग। कुल मिला करके यदि हम युद्ध करने के लिए बंदूक लेकर जा रहे थे तो उसमें गोलियां भरने से लेकर के हमारे जूते चमकाने तक पूरी भूमिका परिवार के सदस्यों की रही है। उनकी वजह से ही हमें शक्ति मिली, प्रेरणा मिली, और उसी से ये संभव हो पाया। हमारा यूथ जो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं? जी, डॉक्टर बनने की यदि सोच रहे हैं तो पहली चीज इसे अपना कैरियर के रूप में न लें। जिम्मेदार व्यक्ति होने की, जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है तो ही इस फील्ड में आए। इस देश को अभी भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है और आगे भी रहेगी। हम हमेशा अपने आप को बेहतर डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि भाई अमेरिका ऐसा है, इंग्लैंड ऐसा है।
तो यदि विदेशों में रहने वाले, खासतौर पे विकसित देशों में रहने वाले, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के आपके मित्रों से पूछेंगे कि भाई वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, ज़्यादातर देशों में वो लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम को यहाँ की तुलना में 19 ही पाते हैं। हमारे यहाँ कभी भी आप अपने डॉक्टर को आधी रात को अपना हक अधिकार समझ करके मिल सकते हैं, और डॉक्टर भी ना देख पाता है तो एक ग्लानि महसूस करता है कि यार मेरा मरीज आता है, उसे मेरी ज़रूरत है और किसी भी वजह से मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, तो ये मेरी भी थोड़ी सी गलती है। हमारी मानसिकता हमारे देश में ये है कि एक व्यक्ति अपनी मर्जी से बीमार नहीं हुआ है, इस देश के डॉक्टर्स को उसको सबसे अच्छे से तुरंत हेल्थ केयर देना चाहिए। तो यही सोच अगर आपकी है तो इस फील्ड में आए। पैसा कमाने के, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पैसा कमाने के बहुत से एवेन्यूज़ हैं, नाम कमाने के बहुत से एवेन्यूज़ हैं, और इस काम में जो जिम्मेदारियां हैं, यदि आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं कैसी हैं, तो किसी भी कोविड वॉरियर से बात कर लीजिएगा, चाहे वो डॉक्टर ना भी हो, उस स्तर पर जा सकते हो तो ही यहाँ आए। इसके आगे आपकी मेहनत और डेडिकेशन है, तो यदि आपके लिए, इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा है, आपके अंदर वो भावना है कि मुझे दूसरों का हित करना है, मेरा उसमें अपने आप ही हो जाएगा। जैसे अगर हम पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करें तो उन्होंने कहा लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहिए, अपने आप बड़े आदमी बन जाएंगे। यदि ये बात समझ सकते हैं, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं, आप इससे एग्री करते हैं, तो ही इस फील्ड में आए। ये भावना ही आपको प्रेरणा दे देगी कि कैसे अच्छे से पढ़ाई करें, कैसे दिल लगाएं, कैसे 4-4, 6-6, 8-8 घंटे बैठ करके किताबों में खो जाएं। आप बन पाएंगे, लेकिन बनने के बाद कैसे बनेंगे ये आपके हाथ में है, और वो अच्छे हो सकते हो तो ही आए, बेमन से इस फील्ड में ना आए। तो आज हमने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहिल निधान से जाना कि किस तरह से कोविड के बाद मेडिकल फील्ड में चेंजेस आए हैं, साथ ही पूरे मेडिकल स्टाफ ने, सारे डॉक्टर्स ने इस कोविड काल में किस तरह से काम किया है, और सर से ये भी जाना कि अगर यूथ डॉक्टर बनना चाहती हैं तो उन्हें अपने अंदर क्या क्या डेडिकेशन रखने होंगे, तब जाकर वो एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं। इन सारी जानकारी के लिए आपका थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.